नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रूस यूक्रेन वार को। इस लड़ाई को अब तक 9 महीने हो चुके हैं और बहुत लंबी लड़ाई खिंच चुकी है, बहुत तबाही हो चुकी है और अब इस बीच अमेरिका के एक 4 स्टार जनरल ने मैकी मैकी मिले नाम है उनका, मार्क मिले नाम है उनका और उन्होंने ये कहा है कि इस आने वाली सर्दियों में ऐसा लगता है कि ये युद्ध रुक जाएगा, इसकी संभावना है। मतलब अमेरिका चाहता है कि उम्मीद की एक खिड़की खुली रहे। क्या ऐसा होगा और अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है? अमेरिका के जो 4 स्टार जनरल मैके मार्क मिले ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, खासकर चाइना के मामलों में बड़ी उनकी तगड़ी निगाह होती है और इस बीच रूस और यूक्रेन वार पर भी वो देख रहे हैं। उसका एनालिसिस हम करेंगे। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये विषय वैसे तो बहुत गंभीर है और इस पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो जनरल 4 स्टार जनरल जो बयान दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में उम्मीद की एक खिड़की खिड़की खुली हुई है यूक्रेन से बातचीत करने के लिए, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रूस 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है यूक्रेन के, तो उसको बाहर निकालना तो इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी, ये जो वक्तव्य आया है ये जनरल मार्क मिले की तरफ से आया है। और मार्क मिले जो हैं ये चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री के, मतलब जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस होते हैं उनके समकक्ष हैं। मतलब सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी तीनों फोर्सेस का यूनाइटेड स्टेट्स का कोई है तो उसका नाम है जनरल मार्क मिले। तो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी ये बात कह रहा है। और थोड़ा सा मैं उन्हीं के शब्दों को बोलूंगा, उसका हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने बड़ा अधिकारी यदि बोल रहा है तो एक एक शब्द भी जो होते हैं ना उनके मायने होते हैं। और इसको पॉलिटिको ने भी छापा है, सीएनएन ने तो छापा ही है, लेकिन पॉलिटिको जो यूरोपियन है उसने भी छापा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं there may be a political solution where politically the Russians withdraw. Where politically the Russians withdraw. मिले सेड एट अ पेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था। तो उन्होंने मिलिटरीली नहीं बोला, पॉलिटिकली द रशियंस विड्रॉ। फिर आगे वो कहते हैं यू वांट टू निगोशिएट एट अ टाइम व्हेन यू आर एट योर स्ट्रेंथ एंड योर ओपोनेंट इज एट वीकनेस and it's possible maybe that there will be a political solution. All I am saying is there's a possibility for it. मतलब वो ये कहते हैं कि जब आपका जो दुश्मन है वो कमजोरी पर हो और आप कुछ स्ट्रेंथ पर हो तो इस समय सॉल्यूशन करना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। शायद मैंने आप ही के चैनल पे पहले भी कहा था कि अभी जो हमने खैरसोन में देखा कि रशिया वापस आया और यूक्रेन को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मिला, तो ये एक चरम है यूक्रेन का। इसके ऊपर यूक्रेन नहीं जा पाएगा। और मैंने ये भी कहा था आप ही को कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन थे, उसके पहले जितना असलहा वहां पहुंचा सकते थे जो बाइडन, उन्होंने पहुंचाया होगा। जितनी सहयोग और सहायता दे सकते थे उतनी उन्होंने दी होगी। और उसी समय लगभग वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा था कि अब अमेरिका के सेना के जो स्टॉक पाइल्स है एम्यूनेशन के, वो कम होने लगी है। तो मतलब आप सोचिए कि कितना ज्यादा असलहा रशिया के खिलाफ गया होगा तो ये स्थिति आई है। तो मतलब रशिया ने जर्मनी का, इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड स्टेट्स का, पूरे नेटो के स्टॉक पाइल्स कम होने आए, उसको झेला, तब जाके रशिया यूक्रेन के पास कुछ स्ट्रेंथ दिखी, कुछ ऊपर उनका हाथ दिखा और रशिया की कुछ कमजोरी नजर आई। तो ये समय है कि जब आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। और ये समय क्यों है? क्योंकि इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद संभवतः जो बाइडेन साहेब
अब ब्लैंक चेक रशिया यूक्रेन को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब कांग्रेस में उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी आ चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ने पहले ही कहा था कि यदि हम जीतते हैं, हम पावर में रहते हैं, तो फिर हम यूक्रेन को ब्लैंक चेक नहीं देंगे। और अब वो चाहते हैं कि हर चीज का ऑडिट हो, जितनी भी सहयोग सहायता दी गई है, तो अब यूक्रेन को उतना नहीं मिलेगा। इसलिए ये समय है कि जब उनको किसी तरह का पॉलिटिकल निगोशिएशन करना चाहिए। एक और बात मार्क मिलर साहब कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दो बातें कहते हैं। एक बात तो ये कहते हैं कि वो एनर्जी ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डैमेज कर दिया है रशिया ने यूक्रेन का, उसके ऊपर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि सर्दी आ रही है। दूसरी उस बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं द ऑड्स ऑफ यूक्रेन अचीविंग द आउटराइट मिलिटरी विक्ट्री ऑफ पुशिंग रशिया आउट ऑफ द कंट्री आर नॉट हाई मिलिटरली। मतलब सैन्य रूप से रशिया को बाहर निकालना इतना आसान नहीं यूक्रेन के लिए। तो ये बात कौन बोल रहा है कि अमेरिका का मिलिट्री का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है, मतलब साफ साफ कह रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में मैं कह रहा था ना कि कहीं ना कहीं ये बात है, अंदर से ज़ेलेंस्की को भी संदेश दिया जा रहा है कि अब निगोशिएटिंग टेबल पे बैठो। और अब फ्रांस भी कह रहा है यूक्रेन को कि आप रशिया से संवाद करो, पीस करो रशिया के साथ। तो ये स्थितियां जो दिख रही हैं, और यूरोप की खुद की हालात सही नहीं चल रहे, तो ये अब मुझे नजर आ रहा है कि अनकरीब हो सकता है कि किसी प्रकार का ट्रूस हो जाए, किसी प्रकार का पीस हो। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 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 थोड़ा तो मुझे, जब तक कि कोई चीज मुझे कंफर्म नहीं होती है मैं बोलता नहीं हूँ कंफर्मेशन के साथ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ज़ेलेंस्की ने एक चीज कही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब तक खेरसोन हमको वापस नहीं मिलेगा तब तक हम रूस से बात नहीं करेंगे। तो साहब खुद वो हट गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक हाल निगोशिएशन पीछे से चल रही है कि चलो हम इधर से हट रहे हैं, अब हम आगे संवाद स्थापित करेंगे, इससे क्या हम इनकार कर सकते हैं? यह भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि अब संवाद की स्थिति बन रही है, और अनकरीब हम संभवतः देखें कि अब शांति स्थापित हो। हालांकि मैं आपको अभी भी ये बात कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहेंगे। जो एरियाज खेरसोन के अलावा जो रशिया के पास है, वो बिल्कुल रशिया के पास रहेंगे। और कहीं ना कहीं रशिया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि अब जो है ना, पॉलिटिकल स्टेक्स जो बाइडेन के लिए नहीं है। अब उनको अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, अपनी चीजों को दुरुस्त करना है, ताकि वो 2024 की जंग लड़ सके, वरना फिर डेमोक्रेट्स वाइप आउट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं कि मुझे लग रहा है कि अब जो है वो पीस अनकरीब हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ फ्रैक्चर ये फंसा हुआ है। ऐड करूंगा, कुछ समय पहले एक यूक्रेनियन जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मेरी उनसे बातचीत स्थापित हो गई। मैंने उनसे परसों पूछा था कि तुम्हारे यहाँ बिजली की क्या स्थिति है। वो बंदा कीव में रहता है, कैपिटल में। वो बोल रहा था कि कल मेरे यहाँ पर 10 घंटे तक बिजली नहीं थी, और टेम्परेचर वहां अभी माइनस में। तो ये हालात काफी विकट हैं। और डॉक्टर साहब, अभी तो अब नवंबर चल रहा है, और इसके बाद शायद अगले महीने यूक्रेन में सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी। तो ये सर्दियों में तो और ज्यादा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से माइनस में टेम्परेचर ऑलरेडी 0 तक तो पहुंच चुका है कीव में भी। और यदि -4। हाँ, और यदि कैपिटल के अंदर, ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो वहां के जर्नलिस्ट जिसने मुझसे मेरा इंटरव्यू किया था, मैं उसी से पूछा परसों। तो परसों उसके घर पे 10 घंटे तक बिजली नहीं थी। तो आप सोचिए गांव देहात में क्या होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और आज एक रशिया ने एक और शक्ति प्रदर्शन किया है। उसने आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विथ हाइपरसोनिक एंड केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप करके उसको टेस्ट किया है। और उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 6 मिनट में अमेरिका पहुंच सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत सारी वेस्टर्न जो बड़ी
सिटीज हैं वो 6 मिनट के अंदर उनके टारगेट में आ जाती है। और अब आप ये देखिए कि जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, यूएस का एंटी मिसाइल सिस्टम, उसको रेडी होने में लगभग 15 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है, ये 6 मिनट में रशिया से निकलकर अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है। डॉक्टर साहब, अमेरिका की ओर से जैसे कि उनके एक बड़े जनरल ने ये जो बयान दिया है, जी अमेरिका अब कहीं क्योंकि देखिए अमेरिका पीछे खड़ा है, यूक्रेन के खड़ा था और तरफदारी कर रहा था, हथियार भी दे रहा था। तो जिस तरह से पोलैंड में मिसाइल गिरी, पोलैंड नेटो का मेंबर है, और फिर पहले तो ये लगा कि ये रूस ने ये मिसाइल फेंकी है, फिर पोलैंड ने खुद कहा कि ये यूक्रेन ने फेंकी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो खुद को फंसा हुआ पा रहा है। तो क्या ये एक फेस सेविंग की कवायद है? साहब, बिल्कुल फेस सेविंग कवायद है। मैं उस दिन से ही ये बात कह रहा हूं कि मैं इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं कि ये मिसाइल जो थी वो यूक्रेनियन थी। ये रशियन मिसाइल थी मेरे हिसाब से। और हो सकता है कि वो उधर नहीं फेंकना चाहते हो, लेकिन गलती से चली गई हो। क्योंकि आप ये देखिए, आप थोड़ी इसकी ज्योग्राफी को देखें और दिशाओं को देखें। जो रशियन ट्रूप्स हैं जिनको खदेड़ना चाहता है यूक्रेन की फौज, वो ईस्ट में है। पोलैंड उस तरफ वेस्ट की तरफ आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाइल इधर चलानी है, यहां चलानी है और वो उल्टी वहां चली जाए। ऐसा नहीं होता। इधर से इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करना चाहता था और पोलैंड में गई। या ये भी हो सकता है उस समय G20 की बैठक चल रही थी, रशिया को ज्यादा घेरा नहीं जाए इसलिए जानबूझ के उन्होंने किया। और जी नेटो नहीं चाहता। देखिए, आप ये समझिए कि यदि ये हमला ब्रिटेन पे होता, ये मिसाइल ब्रिटेन पे गिरती, तो इसका फिर जो रिस्पॉन्स होता नेटो का वो अलग होता। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये आर्टिकल 5 को एक्टिवेट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करेंगे, बैठक बुलाएंगे और रेड कारपेट के अंदर डाल देंगे। और यही हुआ। और पोलैंड से भी कहलवाया गया कि नहीं नहीं साहब, ये तो यूक्रेनी मिसाइल थी। कैसे हो सकता है साहब कि ईस्ट में मारो और वेस्ट में जाके गिरे? जी। इतना तो नहीं होता कभी भी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा मतलब आपने। हाथ से भी कोई कुछ फेंकेगा, हम्म, पत्थर भी फेंकेगा, तो वो ईस्ट में फेंकेगा तो वेस्ट में जाके नहीं गिरेगा। ये तो मिसाइल थी। मिसाइल थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब जैसे जैसे कि बयान सामने आया है, इसमें उम्मीद कहीं न कहीं अमेरिका को अगर लग रही है कि ये युद्ध समाप्त हो, और जितनी ये जिल्लत हो रही है, और जितनी इसमें अमेरिका अमेरिका का जितनी अमेरिका की जितनी खिंचाई हो रही है, और अभी G20 सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो तो खैर लगातार उसी बात पर कायम है। उन्होंने तो पुतिन के सामने कह दिया था कि ये जंग का दौर नहीं है। तो क्या ये अच्छा, बाइडेन ने बड़ी तारीफ की मोदी जी की कि हाँ सब ये सब G20 की ऑफिशियल लाइन बनी है वो, कि दिस इज बिल्कुल नॉट द एरा फॉर वॉर। तो मतलब मेरे प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो G20 के आधिकारिक वक्तव्य का हिस्सा बना। ये मेरे और आपके लिए गर्व की बात है, गौरवान्वित होने की बात है। लेकिन क्या इसी का असर, इसी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको? ये जो जो बातचीत हो रही है, जो कहीं ना कहीं संभावना नजर आ रही है, इस पर इसको कहीं इस तरह से देख सकते हैं कि भाई अब अमेरिका भी जान छुड़ाना चाहता है अपनी? नहीं नहीं, देखिए, आप ये देखिए कि यूरोप में क्राइसिस बढ़ती जा रही हैं, एक एक करके सरकारें गिरी हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से इटली की सरकार गिरी, किस प्रकार से बोरिस जॉनसन जो बढ़ चढ़ के इस जंग को में समर्थन कर रहे थे वो जाते हैं। फिर उनके बाद वो लेडी आती हैं, उनके बाद ऋषि तो सोनक साहब आते हैं। जहां जहां भी इलेक्शन का वातावरण बन रहा है, वहां पर जो राइट विंग पार्टीज हैं, और ये जो राइट विंग पार्टीज है ना, ये कहीं ना कहीं प्रो पुतिन नहीं बोलोगे तो तब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पुतिन से रखती हैं, कंपेयर टू द लेफ्ट विंग पार्टीज और सेंट्रिस्ट के मुकाबले। आप ये देखिए कि विक्टर ऑर्बेन जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको आप देखिए। आप ये देखिए कि इमैनुअल मैक्रोन क्या करते हैं। लोग भूल जाते हैं त्रिवेणी जी, कुछ दिनों पहले ही, महीना 2 महीना 2.5 महीना हुआ होगा, यही इमैनुअल मैक्रोन ने एक गोपनीय बैठक की थी जो कि लीक हुई थी, जिसमें अपने अधिकारियों के और वहां के एलिट्स के साथ बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि मैक्रोन्स विजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ वेस्ट।
और उसमें ये भी करते कहते हैं वो कि यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें रशिया का होना जरूरी है। तो ये सब चीजें फ्रांस भी नहीं चाहता। जर्मनी को आप देखिए कि जर्मनी किस तरह से दोनों चीजों के बीच में बैलेंस कर रहा है। चेक रिपब्लिक की सड़कों पे भीड़ आई है और वो अपोज कर रही है इस वॉर को, यूएस को। जर्मनी के मिनिस्टर्स का वक्तव्य देखिए यूएस के विषय में क्या क्या आए हैं। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा कोई एसेट है और कोई अलाय है तो वो यूरोपियन यूनियन है। तो उनके लिए जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन को साथ रखें। और जिस प्रकार से इन्फ्लेशन सोर हो रहा है वहां पर, गैस की प्राइसेस जो हैं विंटर सामने खड़ी है, वो खतरनाक हो रही है, भयावह हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये विंटर तो निकल जाएगी, अगली विंटर में हालात और खराब हो जाएंगे उनके, क्योंकि रशिया से जो इन्होंने जब तक नॉर्थ स्ट्रीम चल रहा था इन्होंने बहुत सारे गैसेस का रिजर्व कर लिया था। अब अगली विंटर में क्या होगा ये और बड़ी समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चाहते हैं कि अब वॉर खत्म हो क्योंकि इनके खजाने खत्म हो रहे। और जहां तक रशिया की बात है, आप याद कीजिए जो बाइडेन ने एक बात कही थी जब इन लोगों ने सैंक्शंस लगाए थे शुरुआत में रूस के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि आज के समय एक रूबल जो है वो एक अमेरिकन पेनी से भी बदतर है। आज के समय आप देखिए कि दुनिया के सबसे अच्छी परफॉर्मिंग करेंसी बन के उभरा रूबल। तो ये आर्थिक मोर्चों पे आप देखिए। फिर उन्होंने एक चीज पुतिन ने और साबित कर दी, वो ये है कि अगर वेस्ट मुझसे डीकपल होना चाहता है रूस से, तो मेरे पास ईस्ट है, मतलब हिंदुस्तान और चीन मेरे पास है, जो एशियन इकोनॉमीज हैं वो मेरे पास है। और अभी बहुत सारी चीजें वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता। अभी अल्जीरिया ने एक बहुत बड़ी हथियारों की डील की है रशिया से। जब रशिया को आप पंचिंग बैग बना रहे हो तो वो अफ्रीका में भी अपने पैर एक्सपांड कर रहा है, अपने संबंधों को ग्रो कर रहा है, एशिया में भी, चीन के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी। तो ये क्या नजर आ रहा है। और एक बीच में बड़ा संकेत दिया था एमबीजी ने, मोहम्मद बिन जायद जाते हैं रशिया और उससे मिलके आते हैं पुतिन से। तो आप देखिए मिडिल ईस्ट कहा जा रहा है, अफ्रीका कहा जा रहा है, एशिया कहा जा रहा है। तो उसने ये साबित कर दिया पुतिन ने कि मैं वेस्ट के बिना भी अपने देश को चला सकता हूं ईस्ट के साथ। डॉक्टर साहब, ये तो ईरान के खिलाफ जितने सैंक्शन इन्होंने लगाए, भरमार इन्होंने कर दी, कंट्री तो वो भी चल रहा है। तो इनका जो फॉर्मूला, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? सैंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन सैंक्शन से हो नहीं रहा है। नहीं, सैंक्शन से होता है। देखिए क्या होता है, जब आवाम पिटती है तो फिर वो विद्रोह भी करती है। अभी कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है ना जो ईरान में हो रहा है, उसमें एक पीछे बहुत बड़ा कारण सैंक्शंस भी है। क्योंकि जिस प्रकार से ईरानी पेट पे पत्थर बांध के इतने सालों से जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें भी सामने आती हैं, कहीं ना कहीं उससे इंस्टेबिलिटी देशों में क्रिएट होती है। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं कि आप एक इतिहास उठा के देखिए, यूएस ने क्यूबा के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए, क्या कैस्ट्रो की सरकार को कभी उखाड़ पाए? नहीं उखाड़ पाए। इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए, यहाँ तक कि जो निकोलस मदुरा हैं उनको इन्होंने राष्ट्रपति नहीं माना, और जो विपक्ष का नेता था उसको यूएस में लाके बिठा दिया और उसको उन्होंने वहां का राष्ट्रपति मान लिया। क्या निकोलस मदुरा को हटा पाए? और अब तो ये है कि जब ऑयल की किल्लत हो रही है तो वो निकोलस मदुरा के साथ कोजिंग कर रहे हैं, अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए, क्या ये कुछ बिगाड़ पाए? इन्होंने इतने समय तक, अब आप छोड़ दीजिए जब से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान के ऊपर कितने सैंक्शंस लगाए थे यूनाइटेड स्टेट्स से, क्या कर पाए सैंक्शन से? इन्होंने ईरान पे 1979 से अभी तक सैंक्शंस लगा रखे, क्या वहां पे रेजिम चेंज कर पाए? तो ये सैंक्शंस जो है ना, ये लोकल पॉपुलेशन को तकलीफ देना, प्रताड़ित करना है, लेकिन आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये अभी तक आगे दिख रहा है। बिल्कुल। तो और रशिया के ऊपर 2014 से इतने सैंक्शंस लगे हैं, क्या वहां पर पुतिन हट पाए? जी, नहीं बिल्कुल हट ठीक पाए। कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। ये ओवर किलिंग करना शुरू कर दिया है जिन्होंने सैंक्शंस लगा लगा कर। मैं कहता हूं कि ये सैंक्शंस क्यों लगा पाते हैं? क्योंकि डॉलर पर डिपेंडेंसी है। ये सैंक्शन जो ओवर किलिंग जो की दुनिया में सैंक्शन लगाकर, ये ही डॉलर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बनेगा, आप ये देखेंगे। और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो ब्रिक्स है, और आप ये देखिए, मैं तो दूसरी बात कहता हूं आपको, जो ब्रिक्स है ना, ये ग्लोबल साउथ जो है दुनिया का, उसका एक संस्था बनती जा रही है। अभी ब्रिक्स में कौन कौन है?
ब्रिक्स में है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब इसमें अल्जीरिया जुड़ रहा है, ईरान ने अप्लाई किया है, सऊदी अरब अप्लाई करने का सोच रहा है, इजिप्ट अप्लाई करना चाहता है, टर्की अप्लाई करना चाहता है। अब आप देखिए कि रशिया, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, ईरान, अगर ये हो जाते हैं तो पूरी के पूरी एनर्जी जो है वो कहां पर है? वो एनर्जी आके बढ़ जाती है, दुनिया की अधिकांश एनर्जी आ गई ब्रिक्स में। फिर हिंदुस्तान और रूस, इन दोनों को मिला लो आप, तो पूरा के पूरा लगभग अनाज का जो बास्केट है दुनिया की, वो उधर आ गई। तो साहब, दुनिया में दो ही चीजें जो है ना वो ही चलाती हैं दुनिया को, इकोनॉमीज को। एक है फूड और दूसरा है एनर्जी। तो फूड और एनर्जी ब्रिक्स के पास है। अगर सऊदी अरब, ईरान आ जाते हैं, अल्जीरिया भी एक पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो आप ये देखिए कि समीकरण कितने तेजी से बदल रहे हैं। ये तो एक बदकिस्मती है साहब एशिया की कि हिंदुस्तान और चीन की आपस में नहीं बनती। अगर ये दोनों देशों की भी आपस में दोस्ती हो जाए और संबंध अच्छे हों, तो वेस्ट कहीं नहीं लगता है एशिया के सामने। और यही ये तो सारा मसला है डॉक्टर साहब, यही तो सारा है मसला है। एशियन सेंचुरी, जिस दिन हिंदुस्तान और चीन के संबंध सुधर गए, उस दिन एशियन सेंचुरी की शुरुआत हो जाएगी। और बिल्कुल, और अमेरिका ये होने नहीं देना चाहता है। अमेरिका बहुत बड़ा गेम खेलता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। नहीं, बस इसमें लास्ट में एक मुझे चीन की जी, गलती है। मुझे एक आखिर में आपसे ये पूछना है कि अब जो ये जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लगता है कि आपको कोई आने वाले भविष्य में ये जो लड़ाई है जो चल रही है, ये कहीं थमती दिख रही है आपको रूस और यूक्रेन के बीच में? मुझे नजर आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अब संभवतः, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स है। हम अपना विश्लेषण करते हैं, चीजों जी को देखकर, सब चीजों को, बिंदुओं को, डॉट्स को जोड़कर मुझे नजर आता है कि अब पीस नजदीक है। जी, बिल्कुल। हम भी उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ये जंग थमे, क्योंकि इससे साहब नुकसान एक बात हुआ है। सोचिए, आप सोचिए एक बात, हम लोग हमारे देश में ठंड में हीटर चालू करते हैं। हमारा देश जो है गर्म देश है, जी जिसमें हम और खासतौर से आपकी साहब दिल्ली की ठंड, बिना हीटर के आप सो नहीं सकते ठंड में। तो हाँ, जब हमारी स्थिति ऐसी होती है, तो जो लोग यूक्रेन के, देखिए, आप सत्तारूढ़ और एलिट्स की बात मत कीजिए। दुनिया में एलिट जहां पर भी होते हैं सब जगह मजे करते हैं। जो आम मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग जो होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ वो उठाता है। कोई भी बिल्कुल, देश का बिल्कुल। हो, वो जर्मनी का हो, वो ब्रिटेन का हो, वो यूएस का हो, यूक्रेन का हो या रशिया का हो, हुँ, जब -20 डिग्री तक के टेम्परेचर चला जाए जी, और आपके घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, आप जी। जी कैसे सकते हो? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत आपने वाजिब बात कही है कि ये जो एलीट क्लास है, ये तो हमेशा कंफर्टेबल ही रहता है, इनको वो किसी तरह हर की कोई जगह दिक्कत नहीं कंफर्टेबल होती। है। देखिए, मैं और आपको ये गरीब बताऊं, आदमी और नहीं, मध्यम वर्ग। एलीट क्लास तो प्योंगयांग में, नॉर्थ कोरिया में जो है ना, वो भी मस्ती में जी रही है। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर है कि अगर उम्मीद की एक खिड़की खुली है, जैसे कि अमेरिका के जनरल का ये बयान है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और आने वाले दिनों में ये जंग थमनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारी बर्बादी हो चुकी है और अर्थव्यवस्था का भी कबाड़ा हो चुका है, और बिल्कुल। ये रुकना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतना बढ़िया एनालिसिस हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब का अपना भी एक चैनल है गुलरेज शेख के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्दा किस्म का एनालिसिस आप उस पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद।